तो आईपीएल 2022 के मेगा ऑक्शन के बाद गुजरात टाइटंस की टीम को किसी ने भी पेपर पर आंका नहीं था और किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि वो आईपीएल के ट्रॉफी पर कब्जा जमाएंगे और 2023 के फाइनल तक जाएंगे। और इस साल ठीक इसकी उल्टी कहानी थी सनराइजर्स हैदराबाद के साथ। किसी ने भी नहीं सोचा था कि सनराइजर्स हैदराबाद मिनी ऑक्शन में इतनी तगड़ी स्क्वाड बनाने के बाद प्लेऑफ में क्वालिफाई तो छोड़िए, वो नंबर 10 पर अटक करके रह जाएंगे और पूरे सीजन में सिर्फ 4 मैच जीतने में ही कामयाब होंगे। तो आखिर सनराइजर्स हैदराबाद से कहां पर गलती हुई, आखिर सनराइजर्स हैदराबाद को क्या चीजें सही करनी होंगी और साल 2023 में कौन से खिलाड़ी एसआरएच रिटेन करेगी, कौन से खिलाड़ियों को उन्हें रिलीज करना चाहिए, टारगेट प्लेयर्स कौन से होंगे, सब कुछ कंप्लीट एनालिसिस आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो अगर आप एसआरएच के फैन हो और अगर बाकी टीम के फैन भी हो और एसआरएच के किसी खिलाड़ी पर आपकी नजर है, देन आई विल सजेस्ट कि मेक श्योर यू स्टिक अराउंड टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो। सबसे पहले अगर सनराइजर्स हैदराबाद के आईपीएल 2023 के सीजन पर नजर डालें तो उन्होंने 14 मैचेस खेले, जिसमें से 4 मैचेस वो जीतने में कामयाब रहे और 10 मैचों में उनको हार का सामना करना पड़ा और पॉइंट्स टेबल में भी वो नंबर 10 पर रहे। यानी कि हैदराबाद के लिए ये बहुत ही बुरा भुला देने वाला सीजन था। और अब सवाल यह है कि आखिर आपने टीम इतनी तगड़ी बनाई थी। अगर आप देखो तो आपने मयंक अग्रवाल हो गए एक्सपीरियंस खिलाड़ी के रूप में, हैरी ब्रूक के रूप में एक युवा खिलाड़ी आपने खरीदा, उसके बाद हेनरिक क्लासेन के रूप में एक ताबड़तोड़ विकेट कीपर बल्लेबाज आपने खरीदा जिन्होंने इस सीजन काफी अच्छा प्रदर्शन भी किया। फिर उनके बैकअप के रूप में ग्लेन फिलिप्स के रूप में आपके पास एक फिनिशर था, अब्दुल समाद हो गए, उमरान मलिक हो गए, कार्तिक त्यागी हो गए, अभिषेक शर्मा हो गए, वॉशिंगटन सुंदर हो गए। मतलब ये एक ऐसा इंडियन कोर है और अगर आप इसमें भुवी और नटराजन का एक्सपीरियंस जोड़ दो तो ये एक ऐसा इंडियन कोर एसआरएच के पास था जिसको हथियाने के लिए, जिसको अपना बनाने के लिए आईपीएल की कोई भी टीम कोई भी कीमत देने को तैयार हो जाती। लेकिन उसके बावजूद हैदराबाद का इतना खराब प्रदर्शन रहा। आखिर उसकी क्या वजह है? देखिए, अगर इसको पीछे पलट करके देखें तो मेरे हिसाब से कई वजह इसकी रही। पहली वजह तो इनकी रही कि ये अपनी प्लानिंग में कहीं पर भी खुद में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस इनके अंदर नजर नहीं आया। 7 ओपनिंग पेयर इन्होंने बदल डाले, हर मैच में एक नए गेंदबाजी आक्रमण के साथ ही उतरते थे। कभी जेंसन और फारूकी को एक साथ खिलाते थे, कभी जेंसन, नटराजन, भुवनेश्वर और उमरान को खिलाते थे। उसके बाद ये नीतीश रेड्डी की तरफ चले गए। कार्तिक त्यागी को महज 2 मैचों में इन्होंने मौका दिया। शुरुआत इन्होंने आदिल रशीद के साथ की, फिर मयंक मार्कंडे की तरफ ही गए जिनका टूर्नामेंट जब अच्छा जाने लगा तो उसके बाद इनके पास एक जगह खाली हो गई ओवरसीज की। फिर वहां पर ये 2-2 ओवरसीज तेज गेंदबाज खिलवाने लगे। उसके बाद इनको समझ में नहीं आया कि हेनरिक क्लासेन को कब ऊपर बल्लेबाजी करवानी है, कब नीचे बल्लेबाजी करवानी है। एक युवा हैरी ब्रूक जो कि पहला सीजन अब तक खेल रहे थे इस आईपीएल में, पहले तो उनको 13 करोड़ का इन्होंने खरीदा जो कि उस समय भी बहुत अच्छा डिसीजन नहीं था। और उसके बाद उनको कभी नंबर 4 पर खिलाया, कभी नंबर 5 पर खिलाया, बीच में उनको ओपन करवाया और उनसे इतनी ज्यादा प्रदर्शन की उम्मीद लगा ली जितनी किसी भी युवा खिलाड़ी से इन हिज फर्स्ट सीजन लगाना बिल्कुल भी ठीक नहीं था। आप उम्मीद लगाते एडन मार्करम से, मयंक अग्रवाल से लगाते, उनका प्रदर्शन अच्छा नहीं हुआ, फिर उनको बाहर बिठा दिया। अभिषेक शर्मा को पहले मैच में खिलाया, फिर उनको बाहर बिठा दिया, पता नहीं उनके इंजरी थी या जो भी था। उसके बाद आपने राहुल त्रिपाठी को एक मैच में बाहर बिठा दिया। कभी आप अनमोलप्रीत सिंह के साथ ओपन करने लगे, आपने हेनरिक क्लासेन को खिलाया ही नहीं। उसके बाद एडन मार्करम का भी रोल ठीक से समझ में नहीं आया। और उमरान मलिक की जहां तक बात है, वहां पर एडन मार्करम ने भी कह दिया, उनसे पूछा गया कि भाई उमरान मलिक क्यों नहीं खेल रहे हैं, तो उन्होंने कहा देखिए मुझे नहीं पता उमरान मलिक क्यों नहीं खेल रहे हैं, वो तो बहुत तेज फेंकते हैं, बहुत अच्छे गेंदबाज है। तो जब कप्तान को ही खबर नहीं है कि आपकी तरफ से कौन खिलाड़ी खेलेगा, कौन खिलाड़ी बाहर बैठेगा, कौन क्यों नहीं खेल रहा है, कौन किस वजह से खेल रहा है, तो आप उस फ्रेंचाइजी का अंदाजा लगा सकते हो। यानी कि थिंक टैंक एंड द कैप्टन वर एब्सोल्युटली क्लूलेस और यही सारी वजह थी जो कि सनराइजर्स हैदराबाद के पतन के कारण बनी और आखिरी लम्हे तक वो अपनी टीम में बहुत ही ज्यादा बदलाव करते रहे। इसके अलावा टीम उनकी दुरुस्त थी। अगर वो अपने खिलाड़ियों को बैक करते, अगर एक रणनीति बनाते और उस पर अमल करते तो शायद उनके लिए बेहतर होता। बट एट द एंड ऑफ द डे आप एक लिमिट तक ही कैप्टन और प्लेयर्स को ब्लेम कर सकते हो। अगर आपने उन्हें बिलीव जताया होता और अगर थिंक टैंक और उनकी मैनेजमेंट ने अच्छा काम किया होता तो शायद नतीजा कुछ और हो सकता था। अब आप अकील हुसैन को ही उठा लो, उनको भी आपने उनका तो इस्तेमाल ही नहीं किया। आपने एक ही मैच में या 2 मैच में शायद मेरे ख्याल में उनको खिलाया आपने। उसके बाद आपके पास लेफ्ट आर्म सीमर नहीं था, फिर सुंदर की इंजरी भी हो गई। तो यही सारी वजह थी जिसकी वजह से सनराइजर्स हैदराबाद आईपीएल 2023 में अच्छा प्रदर्शन कर
करने में पूरी तरीके से नाकाम रही। उसके बाद अगर बात करें कि सनराइजर्स हैदराबाद को आखिर अपने आने वाले सीजन के लिए क्या चीजें दुरुस्त करनी है और उनको किन चीजों की रिक्वायरमेंट हो, देखिए सबसे पहले उनको अपनी टीम का बॉस, अपने कप्तान को बनाना पड़ेगा, बिकॉज ये काफी एविडेंट था कि एडेन मार्करम उस टीम को एज अ इंचार्ज लीड नहीं कर रहे थे और मोर और लेस टुवर्ड्स द लेटर हाफ ऑफ द टूर्नामेंट वो बस एज अ प्लेयर मैचों में शिरकत कर रहे थे। उसके बाद एक प्रॉपर बैटिंग ऑर्डर उनको खिलाना पड़ेगा और उसको बैक करना पड़ेगा और इंडियन प्लेयर्स का परफॉर्म करना इस टीम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, चाहे वो मयंक अग्रवाल की खराब परफॉर्मेंस हो, चाहे वो अभिषेक शर्मा का हॉट एंड कोल्ड सीजन हो, वॉशिंगटन सुंदर की इंजरी हो, शुरुआत में अब्दुल सबद ने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, कार्तिक त्यागी को जब मौका मिला उन्होंने अच्छा नहीं किया, उमरान मलिक का ये सीजन अच्छा नहीं था। तो ये सारी चीजें अगर आप एक साथ मिला लो तो ये सनराइजर्स हैदराबाद के पतन का कारण बनती हैं। अब जहां तक उमरान मलिक की बात है, देखिए 2021 में 2-4 मैचेस उन्होंने खेले, सब बहुत ज्यादा प्रभावित हुए उनसे। उसके बाद 2022 के सीजन में वो आए और उन्होंने बहुत अच्छा किया। तो टेक्निकली 2022 का वो सीजन था मेगा ऑक्शन के बाद जहां पर उमरान मलिक ने पूरी तरीके से अपने प्रदर्शन का मुजाहरा पेश किया था। लेकिन उसके बाद 2023 में जब आप सेकंड सीजन खेलने आते हो तो जो उमरान मलिक के साथ हुआ वो अक्सर हमने खिलाड़ियों के साथ होता हुआ देखा है और ये सीजन उनका अच्छा नहीं गया और आईपीएल के फास्टेस्ट बॉलर को एक बार टीम से बाहर किया गया, दोबारा उनकी तरफ मुड़कर देखा ही नहीं सनराइजर्स हैदराबाद ने। उसको काफी ज्यादा लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया कि आप प्लेयर्स को ठीक से बैक नहीं कर रहे हो, चाहे आप मयंक अग्रवाल जैसे सीनियर खिलाड़ी की बात करो या फिर आप बात करो उमरान मलिक की। कार्तिक त्यागी को पिछले 2 साल सीजन में सिर्फ 2-3 मैचेस खेलने को मिले हैं 2 सीजन मिला के, तो ये उनके करियर के लिए भी ठीक नहीं है और एसआरएच उनकी परफॉर्मेंस पर आगे बढ़ सकती है, उनको भविष्य के लिए तैयार कर सकती है, लेकिन जब तक आप उनको खिलाओगे नहीं तब तक ये करना भी बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा। उसके अलावा मयंक मार्कंडे एक पॉजिटिव इस टीम के लिए थे, विवरांत शर्मा ने आखिरी मैच में अच्छी बल्लेबाजी की, वो एक पॉजिटिव था, हेनरिक क्लासेन ने पूरी तरीके से गदर काटी, वो अच्छा एक साइन था। फिर आखिरी में अब्दुल सवद ने कुछ अच्छी पारियां खेली, एक छक्का मार के उन्होंने मैच भी जिताया। तो ये थोड़ी थोड़ी पॉजिटिव जरूर थे सनराइजर्स हैदराबाद के लिए, लेकिन अगर सनराइजर्स हैदराबाद को अच्छा करना है इन द फ्यूचर तो ये रिक्वायरमेंट्स हैं जो उनको फटाफट पूरी करनी पड़ेंगी। वहीं अब अगर इस टीम के रिटेन और रिलीज खिलाड़ियों की लिस्ट पर नजर डालें तो सबसे पहले रिटेन प्लेयर्स की लिस्ट इनकी बहुत लंबी होने वाली है, जहां पर हेनरिक क्लासेन के साथ अब्दुल समद, अभिषेक शर्मा, भुवी, मार्कंडे, मार्करम, राहुल त्रिपाठी, फारूकी, नटराजन, विवरांत, उमरान मलिक, हैरी ब्रुक, ग्लेन फिलिप्स, वॉशिंगटन सुंदर और कार्तिक त्यागी जैसे खिलाड़ियों को ये रिटेन करने को देखेंगे। देखिए अगर ये हैरी ब्रुक को रिलीज कर देते हैं तो मेरे हिसाब से ये एक बहुत ही पुअर डिसीजन होगा। पहला पुअर डिसीजन जो आपने उनको 13 करोड़ में खरीदा और दूसरा पुअर डिसीजन जो एक सीजन के बाद आपने युवा खिलाड़ी को रिलीज कर दिया। अगर आपने किसी खिलाड़ी पर इतना भरोसा जताया है, इतना पैसा उनमें निवेश किया है, भविष्य को ध्यान में रख कर किया है, तो फिर आपको उनको बैक करना चाहिए। और केकेआर के सामने जो उन्होंने शतक लगाया था दैट वाज हिज टेस्टिमनी कि वो कितने ज्यादा टैलेंटेड हैं। उसके अलावा बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे हैं जिनके रिलीज की बात हो रही है, चाहे उमरान हो गए, चाहे कार्तिक त्यागी हो गए। तो ये दोनों ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि युवा तेज गेंदबाज हैं। जब आपने इनको खरीदा था तब आपका मोटिव था कि एक एजिंग भुवी और नटराजन के जाने के बाद या जब उनकी परफॉर्मेंस अगर नीचे जाएगी तो ये दोनों वहां पर आकर के कमान संभालेंगे। तो अगर आपका वो फ्यूचर का आपने सोचा था तो आपको उस तरीके से इन दोनों को मौका और देना चाहिए। कार्तिक त्यागी को अगर आप चाहो तो फिर भी रिलीज कर सकते हो, लेकिन दोनों में से एक खिलाड़ी तो आपकी टीम में यकीनन आपको रखना चाहिए। उसके अलावा त्रिपाठी का अच्छा सीजन नहीं था बट सबके साथ ही होता है, आई थिंक ये मैनेजमेंट उसको बैक करेगी, बैक करना चाहिए। और उसके अलावा मुझे नहीं लगता कि और कोई खिलाड़ी इस लिस्ट में है जिसको रिलीज करने की बात यहां पर चल रही है। वहीं अगर प्रोबेबल रिलीज प्लेयर्स पर नजर डालें तो यहां पर सबसे पहला नाम है मयंक अग्रवाल, उसके बाद अकील हुसैन, मार्को जेनसन, समर्थ व्यास और आदिल राशिद वो खिलाड़ी हैं जिनको सनराइजर्स हैदराबाद रिलीज कर सकती है। देखिए मयंक अग्रवाल के 2 सीजन बैक टू बैक अच्छे नहीं गए हैं, लास्ट मैच उनके लिए अच्छा जरूर गया था बट 8 करोड़ की रकम में उनको हैदराबाद ने अपने स्क्वाड में शामिल किया था। क्या हैदराबाद को लगता है कि इतने सारे खिलाड़ी होने के बाद दे नीड टू गिव मयंक अग्रवाल 8 करोड़ तो वो उनको रिटेन भी कर सकते हैं बिकॉज वो एक इंडियन प्लेयर है जो कि आसानी से नहीं मिलते। बट अगर आपको लगता है कि नहीं हम अभिषेक शर्मा और त्रिपाठी से ओपन करवा सकते हैं, हम अभिषेक और ब्रुक के साथ ओपन कर सकते हैं, इवन मार्करम ओपन करने की काबिलियत रखते हैं, तो आप वहां पर उनको रिलीज करने को भी देख सकते हो। उसके अलावा 6 करोड़ पहले से ही
पर्स इनका बचा हुआ था जो कि 2023 में इनका पैसा बच गया था इन द मिनी ऑक्शन। तो वहां पर आप अगर ओवरसीज स्लॉट में कुछ अच्छे खिलाड़ियों को लेना चाहते हो तो आपको पहले स्लॉट फ्री करने पड़ेंगे और उसके लिए आदिल रशीद, क्योंकि अब मयंक मार्कंडे आपके पास हैं, और अकील हुसैन जिनका आपने बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया था, उनको आप रिलीज कर सकते हो और उनकी जगह जो अच्छा ऑप्शन मिले उसको आप ग्रैब कर सकते हो। वहीं समर्थ व्यास एक बहुत ही हार्ड हिटिंग बल्लेबाज है, लेकिन उनको इस सीजन बल्लेबाजी करने का मौका नहीं मिला। टॉप ऑफ द ऑर्डर वो बैटिंग करते हैं, तो ये दोनों ही पार्टीज के लिए अच्छा होगा अगर सनराइजर्स हैदराबाद उनको रिलीज करते हैं, बिकॉज आपके पास अभिषेक हो गए, आपके पास त्रिपाठी हो गए, उसके बाद आपके पास हैरी ब्रुक भी हैं, मार्करम भी टॉप ऑफ द ऑर्डर बैट कर सकते हैं, तो काफी सारे ऑप्शंस आपके पास हैं। विवरांत भी अब आपके पास हैं, तो समर्थ व्यास को अगर एसआरएच यहां पर रिलीज कर देती है तो इतना भी बुरा डिसीजन नहीं होगा। अब अगर इस टीम के टारगेट प्लेयर्स की बात करें तो देखिए इस टीम ने अपना स्ट्रक्चर इतना शानदार बनाया था और इतना बेहतरीन इनके पास कोर था, इतनी बेहतरीन स्क्वाड थी कि बहुत ज्यादा खिलाड़ियों को रिलीज करने की जरूरत भी इनको नहीं है और बहुत ज्यादा खिलाड़ियों को टारगेट भी इन्हें नहीं करना पड़ेगा अगर ये अपने स्क्वाड को बैक करते हैं। तो मैं बिल्कुल भी कोई नाम नहीं सोच पा रहा हूं जो कि कमी को थोड़ा बहुत पूरा कर दे सनराइजर्स हैदराबाद की। ऑन द टॉप ऑफ माई हेड एक नाम दसुन शानका मेरे दिमाग में है और एक साई किशोर है जो कि मेरे दिमाग में है। दोनों ही गुजरात टाइटंस के साथ इस समय थे और दसुन शानका को आप ले सकते हो बिकॉज आपकी टीम में वो एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर की कमी है और कोई हाई क्वालिटी फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर अवेलेबल नहीं है। तो अगर आप शानका को लेते हो, मान लो लोअर डाउन दी ऑर्डर आपको एक फिनिशर और एक चौथे तेज गेंदबाज की जरूरत पड़ती है जो कि एक सपोर्टिंग बॉलर का रोल अदा करे, तो अगर उनकी फॉर्म इंटरनेशनल्स में अच्छी रही तो आप उनको ले सकते हो। साई किशोर का नाम मैंने इसलिए लिया बिकॉज आई एम रियली इंप्रेस्ड विद साई किशोर। मुझे लगता है उस खिलाड़ी में बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है, बहुत ज्यादा टैलेंट है, बहुत ज्यादा अच्छा करने की काबिलियत है, लेकिन गुजरात टाइटंस में उनको मौका नहीं मिलता। एक लेफ्ट आर्म इंडियन स्पिनर अगर मिल जाएगा सनराइजर्स हैदराबाद को तो आप उनको एज एन इंपैक्ट प्लेयर हैदराबाद की पिचों पर इस्तेमाल कर सकते हो जहां का मैदान थोड़ा सा बड़ा है, या फिर अगर आप चेपॉक में खेल रहे हो, दिल्ली में खेल रहे हो, तो वहां भी साई किशोर आपके काम आ सकते हैं। तो वॉशिंगटन सुंदर एक ऑफ स्पिनर हो गए, साई किशोर एक लेफ्ट आर्म स्पिनर हो गए और मार्कंडे एक लेग स्पिनर हो गए, तो तीनों आपको अच्छी यहां पर वैरायटी भी मिल जाएगी। उसके अलावा मुझे नहीं लगता कि इस टीम को बहुत ज्यादा खिलाड़ियों को में बदलाव करने की जरूरत है और बहुत ज्यादा खिलाड़ियों में निवेश करने की जरूरत है। अगर आपके पास पैसा हो और कोई अच्छा खिलाड़ी अवेलेबल हो तो आप उसके पीछे जा सकते हो, बट एसआरएच एक ऐसी टीम है जिसको मेरे हिसाब से अपने खिलाड़ियों को बैक करना चाहिए और अपनी इस टीम पर एक बार फिर से भरोसा जताना चाहिए। अगर कहीं पर उनको इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो वो है उनके सपोर्टिंग स्टाफ में, बिकॉज मुझे नहीं लगता कि ब्रायन लारा एंड कंपनी आईपीएल का प्रेशर यहां पर ठीक से झेल पा रही है और सही डिसीजन ले पा रही है। तो सनराइजर्स हैदराबाद के इस ऑक्शन स्ट्रेटजी और रिव्यू की वीडियो पर आपका क्या ओपिनियन है? मेक श्योर टू राइट इट इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो कि एसआरएच अब आगे आने वाले सीजन में क्या करेगी, एसआरएच को आगे वाले सीजन में और क्या करना चाहिए, और एसआरएच के इस किस खिलाड़ी को आप रिटेन होते हुए देखना चाहोगे और किसे रिलीज होते हुए देखना चाहोगे। फटाफट से सभी कुछ कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो आपको पसंद आई हो देन मेक श्योर टू क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन, प्रेस द बेल नोटिफिकेशन, बिकम पार्ट ऑफ द फैमिली, सपोर्ट माय वर्क ताकि इसी तरीके की वीडियोस लगातार आपको मिलती रहे। सो स्टे ट्यून्ड एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।